हेलो दोस्तों, आसानी से प्राप्त की गई जानकारी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में जितना ज़्यादा समय लगेगा, वो आंसर, वो उत्तर, वो जानकारी आपको उतने ही ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप देखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम में फिर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से कौन सा पोषण पाया जाता है, कौन सी अंतःक्रियाएं होती हैं। अगर हम बात करें, आप यहाँ पर देख रहे हैं इंटरेक्शंस विद इन पॉपुलेशन, मीन्स आबादी में किस प्रकार से अंतःक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतःक्रियाएं जो हमारी होती हैं दो प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड निगेटिव इंटरेक्शंस। कहने का मतलब इन्हें हम धनात्मक अंतःक्रियाएं कहते हैं, जिनमें हमारा यहाँ पर आप धन से दिखा सकते हैं, प्लस से दिखा सकते हैं, और ये जो होती हैं इन्हें हम ऋणात्मक अंतःक्रियाएं कहते हैं। हम बात करेंगे इनका संबंध हमारे पोषण से है, या एक जीवधारी दूसरे जीवधारी से किस प्रकार से अंतःक्रिया के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव इंटरेक्शंस में क्या होता है। धनात्मक जो अंतःक्रियाएं होती हैं इनमें प्रत्येक जीवधारी को जो है लाभ होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो निगेटिव इंटरेक्शंस होता है, तो इसमें एक जीवधारी का नुकसान भी होता है। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धनात्मक अंतःक्रियाएं, जिसको हम अंग्रेजी में पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहते हैं। तो इसमें हमारा आता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस को हम सहजीविता कहते हैं। सहजीविता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी दो जीवधारी इन्वॉल्व होते हैं और इसमें प्रत्येक जीवधारी का लाभ होता है, किसी का भी नुकसान नहीं होता है। इसके अंतर्गत हमारा जैसे कि लाइकेन आता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम आता है। कहने का मतलब लाइकेन वह एक व्यवस्था है जिसको हस्बैंड एंड वाइफ भी कहा जाता है। इसके लाइकेन में निचली सरफेस पे शैवाल कवक रहता है और ऊपर वाली सरफेस पे शैवाल रहता है, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। और निचले स्तर पर जो जड़ें होती हैं, रिजोम होते हैं, वो जल को ऑब्जर्व करके शैवाल को देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें हस्बैंड एंड वाइफ का एग्जाम्पल भी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो है बैक्टीरिया किस प्रकार से सिम्बायोसिस का उदाहरण है, सहजीविता का उदाहरण है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो बैक्टीरिया होता है, ये दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार का हेटेरोसिस होता है, अर्थात नाइट्रोजन फिक्सेशन मशीन होती है, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है। क्योंकि हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, फिर भी वो उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग मशीन नहीं होती है, मशीनरी नहीं होती है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सिंग मशीन पाई जाती है या नाइट्रोजन फिक्सिंग की क्रिया हो जाती है, और यह जीवाणु को नाइट्रोजन यौगिकों को दे देता है, पौधों को दे देता है। बदले में पौधे क्या करते हैं, इसको भोजन दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन यापन होता है, संबंध होता है, इंटरेक्शंस होता है, उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। लेकिन सिम्बायोसिस को फिर से फर्दर डिफरेंशिएट किया गया 3 भागों में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यूचुअलिज्म कहा गया, कॉमनसेलिज्म कहा गया और प्रोटो कोऑपरेशन कहा गया है। प्रोटो कोऑपरेशन कहा गया है। यहाँ पर इसको हम लोग सहोपकारिता कहते हैं। कॉमनसेलिज्म जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉमनसेलिज्म में क्या होता है। कॉमनसेलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कॉमनसेलिज्म को हम लोग सहभोजिता कहते हैं। इसमें हम लोग अब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म क्या है, सहोपकारिता क्या है। देखिए, इसमें जितना भी जीवधारी होता है, 2 जीवधारी इन्वॉल्व होते हैं और दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों को लाभ होता है, किसी को नुकसान नहीं होता है। अब इसमें देखा जाता है कि कुछ जीवधारी जो होते हैं वो लगातार एक दूसरे के संबंध में रहते हैं और कुछ जीवधारी जो होते हैं एक दूसरे से कुछ ही समय के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है अविकल्पी, जिसका कोई विकल्प ही ना हो। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है ये ऑब्लिगेट जो म्यूचुअलिज्म होता है, इसमें दोनों जीवधारी सतत एक दूसरे के संबंध में बने रहते हैं। जैसे लाइकेन, माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, रिजोम होते हैं जो कह सकते हैं बड़े वृक्षों से संबंध स्थापित करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। और इकोलाई, इकोलाई जिसको हम लोग इस्केरिसिया कोलाई कहते हैं, जो मनुष्य की आंत में एरोमेटिक जो है बहुत सारे जानवरों की आंत में पाया जाता है।
इसके अलावा जो क्लोरेली है, जो प्रकार का शैवाल है, ये हाइड्रा में पाया जाता है। दोनों अपना संबंध स्थापित करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को लाभान्वित करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म का दूसरा भाग, जिसको हम फैकल्टेटिव कहते हैं। फैकल्टेटिव को हम लोग विकल्पी कहते हैं, मतलब मन हुआ तो जुड़ गए, जब फायदा काम हुआ तो जुड़ गए, नहीं तो अलग हो गए, तो इसलिए इसको विकल्पी कहा जाता है। इसमें कुछ समय के लिए जो क्या होता है, जब आवश्यकता होती है तो इसमें कह सकते हैं कि संबंध स्थापित होता है, उसके बाद सेपरेट हो जाते हैं। जैसे जूफिली, जैसे आप परागण जानते होंगे, कीट पतंगे आते हैं, रसपान कर लिए चले गए, कीट पतंगे आए रसपान कर लिए चले गए, तो जूफिली जो होता है। इसी तरह से पक्षी जो होते हैं, जैसे कैरिप्टेरोफिली होता है, चमगादड़ आया भोजन लिया चला गया, तो इसमें जो है फैकल्टेटिव, ये जो है म्यूचुअलिज्म होगा, मतलब दोनों को लाभ होता है भाई। अभी इसमें इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने भोजन लिया, पुष्प के पास आया, पुष्प को परागण करवाया, तो पुष्प का भी फायदा, इसका भी फायदा, तो दोनों का लाभ हुआ। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम में नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, सतत नहीं होता है, तो इसको हम लोग म्यूचुअलिज्म तो कहेंगे, लेकिन फैकल्टेटिव टाइप का म्यूचुअलिज्म है। अब हम बात करते हैं कॉमनसेलिज्म, जिसको सहभोजिता कहते हैं, मतलब साथ साथ भोजन करना। कॉमनसेलिज्म को कुछ तो वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया है कि बस इतना फर्क होता है, बस ये इसका मतलब होता है कि एक साथ मेज पर बैठकर भोजन कर लेना, मतलब सिर्फ साथ साथ बैठना है, वो अपना भोजन करेगा, वो अपना भोजन करेगा, ठीक है। तो कॉमनसेलिज्म मतलब सहभोजिता। इसमें लिखा हुआ है दोनों अलग अलग होते हैं और एक को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे को नुकसान हो या दोनों लाभान्वित हो, एक को लाभ होगा, दूसरे को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगा। देखते हैं, इसमें भी एक्टो का कॉमनसेलिज्म होता है और इंडो कॉमनसेलिज्म होता है। कहने का मतलब है ये अंतः, यहाँ पर एक्टो मतलब बाह्य, बाह्य सहभोजिता भी पाई जाती है और अंतः सहभोजिता भी पाई जाती है। जैसे अर्किड, अर्किड आप जानते हैं कि एक पौधा होता है जो दूसरे पौधों की पे उग जाता है, बस आधार बना लेता है, बाकी कुछ लेता नहीं है। इसको जो मिनरल्स, वाटर जितना भी लेना होता है, ये अपने वायवीय जड़ों से ले लेता है। इसी तरह से जैसे सकर फिश है, सकर जो फिश होती है, जिसको हम चूसक मछली कहते हैं, ये शार्क मछली से चिपक जाती है। शार्क मछली से चिपकने के बाद में ये क्या करती है, इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं एकाइनिस कहा गया है। क्या कहा गया है, एकाइनिस कहा गया है। एकाइनिस जो फिश है, ये क्या करती है, ये शार्क मछली से चिपकी रहती है और दूर तक यात्रा भी कर लेती है। लेकिन जब शार्क मछली जो है भोजन करती है, तो ये शार्क मछली से भोजन, जब शार्क मछली जब भोजन करेगी तो ये शार्क मछली को छोड़ देगी। फिन से जकड़े रहती शार्क मछली को और फिन से छोड़ देगी। शार्क मछली का जहाँ भोजन इधर उधर बिखर रहा होगा, ये क्या करेगी, खा लेगी, और उसके बाद जैसे खा चुकी होगी, फिर से फिन के माध्यम से शार्क मछली से चिपक जाएगी। तो इससे शार्क मछली से दो फायदे होते हैं, इसको दो फायदे होते हैं भाई, भोजन भी मिल गया और सुरक्षा भी मिल गई, लेकिन शार्क मछली को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये बाहर से है, इसलिए इसको एक्टो कॉमनसेलिज्म कहा गया है। इसी तरह से एक पायलट फिश होती है। पायलट फिश जो होती है, एक ऐसी फिश होती है जो उसके पीछे, शार्क मछली के पीछे चलती है, बस पीछे चलती रहेगी। तो जब शार्क मछली के पीछे चलेगी तो जो बड़े जानवर होंगे शार्क मछली को देखेंगे तो दूर हट जाएंगे, भग जाएंगे, सुरक्षा मिल जाएगी। फिर ये भी क्या करती, जहाँ पे शार्क मछली भोजन करेगी उसके बचे हुए भोजन को ये भी कर लेती, इसको पायलट फिश कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंडो जो है कॉमनसेलिज्म, मतलब अंतः सहभोजिता। इसमें हमारा एल्गा आ जाता है, यहाँ प्रोटोजोवा आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, फंजाई आ जाता है, इकोलाई आ जाता है। अब यहाँ पर देखो कोई एल्गा, जैसे हाइड्रा में हमने कहा था, हाइड्रा में अगर एल्गा चला गया तो जू क्लोरिली तो हो गया, लेकिन इसमें हाइड्रा को क्या हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। प्रोटोजोआ, इसी प्रकार से कुछ हमारे प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो रहते तो हैं लेकिन ना तो दूसरे को लाभ देते हैं और ना ही हानि देते हैं, जैसे कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ना तो लाभ देते हैं ना तो हानि देते हैं, जो करते हो पड़े रहते हैं। कुछ फंजाई भी इसी प्रकार से होते हैं, जैसे इकोलाई हमारा बैक्टीरिया होता है, हाथ में पड़ा रहता है, लेकिन होस्ट को ये क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। ये क्या करेंगे, होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अंदर रहेंगे, अपना पोषण लेते रहेंगे, लेकिन पोषण इस तरह का ही लेंगे कि किसी भी प्रकार से होस्ट को नुकसान ना हो। अब तो अगला यहाँ पर है आदि सहयोग। इसमें क्या होता है, जिसको प्रोटो कोऑपरेशन कहते हैं, इसमें दोनों को लाभ होता है। इसमें क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। क्या होगा, दोनों को लाभ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दोनों का लाभ होगा। क्या होगा, दोनों का लाभ होगा।
अब हम बात करेंगे, लेकिन साथ रहें ये जरूरी नहीं है। इसमें जब भी एक दूसरे के टच में आएंगे, संपर्क में आएंगे, लाभ दोनों का होगा। कैसे समझते हैं? जैसे एक पक्षी होता है जिसको ऑक्सपीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सपीकर कहते हैं। ये रीनोसिरोस यानी गैंडा जानते होंगे, उसकी पीठ में कभी कभी जो टिक होते हैं, जू होते हैं, खटमल होते हैं, उनको ये खाता रहता है। ऑक्सपीकर खाता रहता है। और रीनोसिरोस को क्या होता है? सफाई मिल जाती है, सफाई हो जाती है और इसको मिल जाता है भोजन। इसके बदले में जब ऑक्सपीकर जब उड़ के भागता है अचानक से, तो रीनोसिरोस क्या हो जाता है? चौकन्ना हो जाता है, कहीं शत्रु तो नहीं है। तो इस प्रकार से ऑक्सपीकर को में क्या मिल गया? भोजन मिल गया। और रीनोसिरोस को क्या मिल गया? भाई सफाई हो गई। ठीक है। उसके बाद में क्रोकोडाइल बर्ड्स, एक जो है मगरमच्छ जो है बर्ड होती है, एक बर्ड ऐसी होती है जिसका नाम होता है, जो क्रोकोडाइल बर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम होता है प्लोवर। क्या नाम होता है? प्लोवर। ये क्या करती है भाई? क्रोकोडाइल्स पानी में रहता है, तो क्रोकोडाइल्स जो होता है ये मांस भी खाता है, और कभी कभी तालाब में, समुद्र में, तालाब में, झरनों में जोंक भी होती है। तो ये जोंक जो होती है क्रोकोडाइल के मुख में चली जाती है। तो मांस के टुकड़े और जोंक को क्या करती है? ये पक्षी खींच खींच के निकाल देता है, मतलब खा लेता है। तो क्रोकोडाइल्स को क्या फायदा हो गया भाई? जोंक से छुटकारा मिल गया, दांतों की सफाई हो गई, और इसको क्या हो गया? भोजन मिल गया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है क्या हो रहा है? दोनों का लाभ हो रहा है, लेकिन दोनों एक साथ में रहें ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं, दोनों को लाभ मिलता है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने पॉजिटिव जो है इंटरेक्शंस पढ़ लिए, जिसमें दोनों को लाभ हो रहा था, या किसी को लाभ नहीं भी हो रहा था तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब हम देखेंगे इसमें किसी को तो लाभ होगा, लेकिन क्या होगा? किसी को नुकसान भी होगा। तो यहाँ पर निगेटिव इंटरेक्शंस यानी कि जो अंतरणात्मक क्रियाएं हैं, उसमें सबसे पहले हम कंपटीशन की बात करते हैं, स्पर्धा की बात करते हैं। आखिर कंपटीशन क्यों उत्पन्न होता है? आप सभी जानते हैं इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के कारण हर एक जगह पे कंपटीशन है। भाई बस में चढ़ो, बस फुल है, बस में चढ़ गए, देखिए सीट फुल है, ट्रेन में जाओ, ट्रेन फुल है, सीट के लिए देखो सीट फुल है। मतलब कहीं पर भी, हॉस्पिटल ले जाओ, बेड फुल है। मतलब कहीं पर भी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के कारण इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है पॉपुलेशन का बढ़ना। तो इसी तरह से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट करा, एक जल में पैरामीशियम कॉर्डेटम और पैरामीशियम अरेलिया को रखा। पैरामीशियम अरेलिया ने अपनी संख्या को इतनी ज्यादा बढ़ा लिया कि वो 7 दिन के अंदर पैरामीशियम कॉर्डेटम को मार डाला, और पूरे जल में क्या दिख रहा था? पैरामीशियम अरेलिया दिख रहा था। क्यों हुआ? क्योंकि स्रोत भाई सीमित है, भोजन, जल, आवास ये सारे सीमित हैं। तो अब क्या होगा? आबादी बढ़ रही तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, है ना। अगर हम अगले की बात करते हैं, दूसरा हमारा है यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेडेशन। यहाँ पर प्रीडेशन, जो प्रीडेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभक्षण। इसमें क्या होता है? कोई जीवधारी जो होता है कोई जीवधारी जो होता है, जो शिकारी होता है, दूसरे का शिकार करता है। तो जो शिकार कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीडेटर कहते हैं। और जिसका शिकार किया जा रहा है उसे प्रे कहेंगे, शिकार कहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं, भाई भोजन नहीं बना पाए तभी तो शिकार करेंगे। हम लोग भी तो शिकार करते हैं, हम लोग भी परभक्षी हैं। हम लोग भी परभक्षी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो अगर हम सिर्फ पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे हैं तो शाकाहारी, अगर सिर्फ मांस ले रहे हैं तो मांसाहारी, कीटों को खा रहे हैं तो कीटहारी या कीटभक्षी, इंसेक्टिवोरस हैं। अब यहाँ पर कुछ जीवधारी हमारे शाकाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी हो जाएंगे, और कुछ होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं। पौधे भी हमारे कीटभक्षी होते हैं। पहली बार आप ये सुन रहे होंगे कि कीट भी हमारे जो हमारे पौधे होते हैं वो भी कीटों का भक्षण करते हैं, जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में किसी दिन सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो है परभक्षण भी हो गया। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म का मतलब होता है परजीविता। अब परजीविता की बात अगर हम करें तो परजीविता भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक फैकल्टेटिव होता है, दूसरा ऑब्लिगेट होता है। फैकल्टेटिव का मतलब हो जाएगा विकल्पी, मतलब कभी कभी जो है परजीवी हो जाता है। लेकिन ऑब्लिगेट में क्या हो जाता है? कि हमेशा के लिए रहता है। ऑब्लिगेट में क्या रहता है? हमेशा के लिए रहता है, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसको पैरासाइटिज्म को 2 भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं इंडोपैरासाइटिज्म और इक्टोपैरासाइट।
इंडो पैरासाइट में मतलब ऐसे पैरासाइट जो जीवधारी जिस होस्ट में रहते हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हो और वो उसके शरीर के अंदर हो तो उसको इंडो पैरासाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडो पैरासाइट कहेंगे। अगर ये किसी होस्ट पे रह रहे हैं, शरीर से बाहर रह रहे हैं, शरीर के बाहर रह रहे हैं, तो उसको इक्टो पैरासाइट कहेंगे। तो टीनिया सोलियम हम लोगों की आंत में पाया जाता है, जिसको टीनिया सोलियम फीताकृमि भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फीताकृमि लिखा हुआ है, टीनिया लिखा हुआ है, एक ही चीज है। प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम आप सभी जानते हैं जिससे मलेरिया रोग होता है, तो ये भी हमारे अंतःपरजीवी रोग होते हैं। स्कैरिस है हमारा अंतःपरजीवी जो है क्या है? इंडोपैरासाइट है। इक्टोपैरासाइट की बात करते हैं, जैसे पिस्सू क्या करता है? ये रक्त चूसता है, रोगों को फैलाता है। बिल्ली, कुत्ता, इन सब का रक्त चूस के क्या करता है? रोग को फैला देता है। कैटल लाउस मतलब जो है जानवरों के जो जू होते हैं। इसके अलावा रिफ्लेसिया, देखो रिफ्लेसिया हमारा पुष्प है। रिफ्लेसिया आप जानते होंगे, रिफ्लेसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, है ना। 20 से 30 किलोग्राम का होता है, 30 से 40 किलोग्राम का होता है। इसका एक डायमीटर व्यास होता है, सबसे बड़ा पुष्प होता है, लेकिन इसके पास खुद की जड़ ही नहीं होती है। ये मूल रूप से क्या होता है? मूल परजीवी होता है। ये दूसरे के जड़ पे आश्रित रहता है। जो भी ये जहां पे उगेगा तो वहां पे पहले वृक्ष होगा, वृक्ष जहां पे कट गया तो उसकी जड़ पे ये उगेगा, इसलिए मूल परजीवी होता है। अमरबेल जो होता है पूर्ण तना परजीवी होता है। दूसरे पौधे पर जो है फैल जाता है, दूसरे पौधे के तने से अपना पोषण लेता है, तो इसको अमरबेल कहते हैं। चंदन क्या करता है? ये अर्धमूल परजीवी होता है, मतलब इसमें जड़ तो होती है लेकिन इसी के लिए इसमें एक दूसरा पौधा भी लगाया जाता है। अगर वो पौधा सूख गया तो चंदन भी सूख जाएगा। यानी कि ये दोनों में क्या है? एक प्रकार से देखा जाए तो परजीवी या कह सकते हैं सिम्बायोसिस पाई जा रही है ना। ये क्या पाया जा रहा है? सिम्बायोसिस पाया जा रहा है या परजीविता पाई जा रही है। अब उस हिसाब से देखें कि एक के बिना दूसरा नहीं रह रहा है तो सिम्बायोसिस ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि इसमें मूल जो है विकसित नहीं है, तो इसीलिए चंदन जो है अर्धमूल परजीवी है। विस्कम जो होता है ये अर्धतना परजीवी होता है, दूसरे के तने पे आश्रित रहता है। इसका खुद का तना होगा लेकिन ये दूसरे के तने में अपना साम्राज्य जरूर विस्तारण करेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखिए, इसमें आप सारा चीज जान चुके हैं कि सिम्बायोसिस क्या होता है, पैरासाइटिज्म क्या होता है, प्रेडेटर्स क्या होते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर जानकारी आपके लिए यूजफुल है तो कम से कम 2 लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारी आपके मित्रों को जरूर मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।